जय हिंद प्यारे साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहली वीडियो कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट की चला रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री की पहली वीडियो चला चुके हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग से जुड़ा है? तो इनमें से नीति आयोग से जुड़े हैं डॉक्टर सुमन केवेरी, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और अगर पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कई बार एग्जाम में नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आ जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आ जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी, DN छुट्टी या फिर दादा भाई नौरोजी? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय, जो कि दादा भाई नौरोजी थे। आप लोग बताएंगे दादा भाई नौरोजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन है। अगला, किसी राज्य का राज्यपाल पद धारण करता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि राज्यपाल कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से लेकर 5 साल तक अवधि के लिए होता है, लेकिन यह अवधि राष्ट्रपति के इच्छा के अधीन होती है, इसीलिए राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत राज्यपाल पद धारण करता है। अगला, वह व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, उसे ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है, जो कि राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403 है। अगर लोकसभा में पूछे तो लोकसभा में जो कि 80 है। ध्यान रखेंगे, लोकसभा में 80 और विधानसभा में 403, यानी कि जो विधायक होते हैं वो उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, और सांसद जो कि 80 सांसद उत्तर प्रदेश से होते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला है, समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो समाजवादी शब्द जो कि 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख माना जाता है? तो राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख जो कि मुख्यमंत्री को माना जाता है। इसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, यदि किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपना पद छोड़ना चाहता है, तो उसे अपना इस्तीफा किससे संबोधित करना होगा? यदि कोई राज्यपाल किसी भी राज्य का है, उसे अपने कार्यकाल की अवधि से पहले अपना पद छोड़ना होता है, तो उसे अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देना होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है, राष्ट्रपति। अगला, निम्नलिखित में से कौन नियुक्ति के समय राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं था राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि हरियाणा में बंसीलाल, उत्तर प्रदेश में ND तिवारी, महाराष्ट्र में SV चव्हाण। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निदेशक सिद्धांत क्या होता है? तो निदेशक सिद्धांत जो कि न्याय संगत होता है या फिर गैर न्यायिक होता है, कठोर होता है, लचीला होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका कि निर्देशक जो सिद्धांत होता है वो गैर न्यायिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर।
क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ध्यान रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य इस समय 11 हैं, लेकिन जब पहले ये जोड़े गए थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ, इसके अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर इनसे पूछे कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 51 का हो जाएगा, और भाग पूछे तो भाग 4 का हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये। अगला, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो कि 1938 में की गई थी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में क्या हो जाएगा? मंत्रालय को भंग कर दिया गया, नए आम चुनाव होने चाहिए, मंत्रिमंडल किसी अन्य नेता को चुन सकता है, या फिर राष्ट्रपति तय करता है कि क्या करना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मंत्रालय को भंग कर दिया जाएगा, क्योंकि अन्य मंत्री भी प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही काम करते हैं। प्रधानमंत्री ही इसका सदस्य होता है, मुख्य सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है यदि विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, या राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध संसद के दोनों सदनों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, या फिर विधानमंडल के 2/3 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, या फिर राज्यपाल की राय में राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट गया है। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है जब तक कि विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है और राज्यपाल की राय में राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1 और 4 इसके दोनों सही हैं। अगला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, जिसे मनरेगा कहा जाता है। अगला, यद्यपि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत मंत्री संवैधानिक रूप से इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यद्यपि मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत मंत्री संवैधानिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ध्यान रखेंगे। अगला, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों को आधिकारिक कार्य के लिए व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 361 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अनुच्छेद अगर 368 पूछे क्या है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इन्हों द्वारा यानी कि बलवंत राय मेहता के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, जो कि 3 टियर थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। और अगर 2 टियर पूछे कि किस समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, तो बलवंत राय मेहता जो कि 3 टियर यानी कि 3 स्तरीय सिफारिश की गई थी, और अशोक मेहता समिति के द्वारा 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री होता है राज्य का मुखिया, सरकार का मुखिया, राज्य के साथ साथ सरकार का मुखिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री जो कि सरकार का मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 साल होनी चाहिए। अगर राज्यपाल पूछे आपसे, प्रधानमंत्री पूछे, या फिर राष्ट्रपति पूछे, तो ये 35 साल इनकी उम्र होनी चाहिए। और यह राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु जो कि आर्टिकल 157 के अंतर्गत इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। अगला,
भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई राज्य पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो कि आंध्र प्रदेश राज्य है, यह 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना, आंध्र प्रदेश। अगला, भारत से संबंधित चार्टर अधिनियम का अंतिम अधिनियम इनमें से कौन सा था? 1773, 1813, 1853 या फिर 1793। तो भारत में संबंधित चार्टर अधिनियम का अंतिम अधिनियम जो कि 1853 अधिनियम था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता निर्धारित की गई है? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। वह उस राज्य से संबंधित नहीं होगा जहां उसे नियुक्त किया गया है, ये गलत है। तो इसके ऑप्शन यानी कि पॉइंट 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 1 और 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसके द्वारा कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो संविधान को पवित्र दस्तावेज जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। और संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है? तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता में योगदान नहीं करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनकी नियुक्ति के बाद उनके विरुद्ध हितों के विरुद्ध हो, या फिर एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले उनके कार्यकाल से नहीं हटाया जा सकता। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत के संचयी निधि से लिए जाते हैं और संसदीय मत के अधीन नहीं होते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कि एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले उनके कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि यह भारत के लोगों की स्वतंत्रता के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो पूछा है इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये सही नहीं है। बाकी इसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की जांच करने की अंतिम शक्ति होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही नहीं है। न्यायाधीशों के किस समूह ने जनहित याचिका में रुचि ली है? कन्या और शास्त्री, रे और बेग, भगवती और कृष्णा अय्यर, शाह और सीकरी। तो न्यायाधीशों के किस समूह ने जनहित याचिका में रुचि ली है? पूछा है कि जनहित याचिका में किस समूह के न्यायाधीशों ने रुचि ली है? तो भगवती और कृष्णा अय्यर ने रुचि ली है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में इनमें से कथनों पर विचार करें, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित हैं। तो भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है, बिल्कुल सही है ये। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय की नई दिल्ली में स्थायी सीट है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार भारत और विदेशों के बीच इन बयानों के विवादों तक फैला हुआ है, गलत। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 3 सही हैं। अगला, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है या फिर क्या तात्पर्य है? तो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत होता है कि संविधान की कुछ विशेषताएं संविधान के लिए इतनी बुनियादी हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है जो उनके द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाती है अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने इस्तीफे को
संबोधित करके पद छोड़ सकता है। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देना हो, यानी कि अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले, तो वो किसको देगा? तो वो राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं, जिनमें पहली रिट है जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, दूसरी रिट परमादेश होती है, तीसरी निषेध होती है, चौथी उत्प्रेषण होती है और पांचवी जो कि अधिकार परीक्षा होती है। ध्यान रखेंगे, पहली रिट है जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की होती है, दूसरी परमादेश की होती है, तीसरी निषेध होती है, चौथी उत्प्रेषण होती है और पांचवी अधिकार परीक्षा होती है। ये 5 प्रकार की रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत जारी करता है, ये हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, संविधान ने किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियां निहित की हैं? यानी कि अवशिष्ट शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 248 में निहित है। अगला, भारतीय संविधान में भारतीय संघ को क्या कहा गया है? तो भारतीय संघ को राज्यों का संघ कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात या अधिक केंद्रीकृत है या अधिक विकेंद्रीकृत है, यह एक परिसंघ है या फिर उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो भारत राज्यों का संघ है, अर्थात या अधिक केंद्रीकृत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। केंद्र राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो केंद्र राज्यों को सहायता प्रदान अनुदान करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, गलत है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में उपयोग के लिए, ये भी गलत है। राजस्व खातों पर अंतर को कवर करने के लिए, ताकि राज्य विभिन्न लाभकारी गतिविधियां कर सके। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार या आयोग की प्रमुख सिफारिश है? तो सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिश जो कि क्षेत्रीय परिषदों को और अधिक सक्रिय करना था, ये सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिश थी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है कि क्षेत्रीय परिषदों की सक्रियता, यानी कि जो क्षेत्रीय परिषदों हैं उनको और अधिक सक्रिय करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिश थी। अगला, केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? आयकर से, उत्पाद शुल्क से या फिर सीमा शुल्क से? तो केंद्र सरकार को जो सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है वो आयकर से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के कुल कर राजस्व में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो इनमें से निगम कर है जो कि सबसे बड़ा योगदान करता है। अगला, यदि वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो यदि वित्तीय आपातकाल देश में घोषित किया जाता है तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो वित्तीय आपातकाल जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है एक बार, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल होता है, ये ध्यान रखेंगे। और पूछा है कि आपातकाल घोषित किया जाता है तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित राज्य के सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकता है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जबकि राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर सभी राज्य सेवकों के वेतन को कम कर सकता है, गलत है। राज्य विधानमंडल धन विधेयकों को अधिनियमित करने के अधिकार से वंचित है, ये भी गलत है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि यदि भारत में वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सहित राज्य के सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकता है। 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्रभारित की जाती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन कहाँ से प्रभारित की जाती है? तो राइट ऑप्शन है भारत की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया या प्रतिबंधित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्र को बढ़ाया या फिर प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो कि संसद के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है।
किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख किया गया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जो कि आर्टिकल 138 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है, आर्टिकल 138 माफ कीजिएगा, आर्टिकल 138। अगला, किस संवैधानिक अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने का उल्लेख किया गया है? तो ये आर्टिकल 139 में किया गया है। 4 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस संवैधानिक अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के लिए कुछ मामलों के हस्तांतरण का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 139 का के अंतर्गत किया गया है। एक करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी अदालतों पर बाध्यकारी होने के लिए परिभाषित करता है? तो ये अनुच्छेद 141 होता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी अदालतों पर बाध्यकारी होने के लिए परिभाषित करता है, यानी कि जोड़ देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 141। अगला, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय कानून मंत्री की सलाह पर, या फिर अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा। लेकिन ऐसी नियुक्तियों को 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके कार्यालय से हटा दिया गया है? तो अभी तक किसी को भी नहीं हटाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत का उच्चतम न्यायालय आनंद लेता है मूल क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अपीली और सलाहकार क्षेत्राधिकार, या फिर मूल अपीली और सलाहकार क्षेत्राधिकार? यानी कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो किसमें रुचि लेता है? तो इनमें से मूल, अपीली और सलाहकार क्षेत्राधिकार में भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट रुचि लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो इंडियन पॉलिटी की, जिसके अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराया गया है। ऐसे दोस्तों सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।